खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि अब न्यूज 18 उर्दू के फेसबुक पेज पर लाइव भी आप इस डिबेट को देख सकते हैं। और आज की बहस का मुद्दा है सरदार पटेल वर्सेस पंडित नेहरू की ये जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, इसका सबब क्या है? कांग्रेस नेता और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर सैफुद्दीन सोज के बयान पर डिस्प्यूट थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएमओ में मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह कहते हुए सोज का जवाब दिया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मसला सरदार पटेल को सौंपते तो आज देश का इतिहास ही कुछ और होता। जितेंद्र सिंह के मुताबिक होम मिनिस्टर होने के बावजूद पीएम नेहरू ने सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के मसले से दूर रखा और आज कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है वो इसलिए हो पाया क्योंकि नेहरू सोचते थे कि वो कश्मीर के बारे में दूसरों से बेहतर समझ रखते हैं, इसलिए उन्होंने पटेल को यह मसला हल नहीं करने दिया। दरअसल सोज ने अपनी बुक लॉन्च में कहा था कि सरदार पटेल पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए तैयार थे। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि अगर सरदार पटेल देश के पहले पीएम होते तो कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के पास नहीं होता। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि कश्मीर पर पटेल वर्सेस नेहरू से क्या होगा हासिल? क्या सोच की सोच से कोई हल निकलेगा? इसी पर होगी आज बात तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सैफुद्दीन सोज की सुलगती सोच। कश्मीर में अमन के नाम पर सोज ने छेड़ा आजादी का राग। कश्मीर पर पटेल वर्सेस नेहरू से क्या होगा हासिल? सोज की सोच से निकलेगा क्या हल? कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज के बयान पर तनाज़ बरकरार है। 26 जून को सोज ने अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल के इजरा तकरीब में कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अमली शख्स थे। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को कश्मीर देने के लिए तैयार थे क्योंकि वो जंग को टालना चाहते थे। वहीं लियाकत अली खान से ये भी कहा था कि हैदराबाद के बारे में नहीं, कश्मीर के बारे में बात करो, कश्मीर ले लो, हैदराबाद नहीं। हालांकि हकीकत इससे अलग है। सरदार पटेल ने 1947 में एक इजलास में साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर किसी भी कीमत पर हाथ से जाना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं जवाहरलाल नेहरू सपूत हिंदुस्तान का, सरदार पटेल भी सपूत। सरदार पटेल जंग नहीं चाहते थे, उसने पार्टीशन काउंसिल में, वो तो लिखा हुआ है, हर लाइब्रेरी में ये मौजूद है। उसने उनको कहा लियाकत अली खान को, हैदराबाद की क्यों बात करते हो? अगर हैदराबाद की बात मत करो, दक्कन की बात है, कश्मीर ले लो। क्यों? उस वक्त ये था कि पाकिस्तान जंग करना चाहता था हैदराबाद दक्कन पर, तो सरदार पटेल जंग के रास्ते से नहीं करना चाहते। वहीं अब इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वजीर दाखिला होने के बावजूद सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के मसले से दूर रखा गया। आज कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि नेहरू सोचते थे कि वो कश्मीर के बारे में दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए नेहरू ने सरदार पटेल को कश्मीर मसला हल करने की इजाजत नहीं दी। इतिहास गवाह है कि यदि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के उसी तरह से स्वतंत्रता दी होती जिस तरह से कि वो बाकी प्रिंसली स्टेट्स को हैंडल कर रहे थे, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिसे हम आज पीओके या पीओजेके कहते हैं, वो आज हिंदुस्तान का हिस्सा होता। और चूंकि सरदार पटेल को नेहरू ने जम्मू कश्मीर की प्रक्रिया से अलग रखा, इसीलिए ये सारा घटनाक्रम एक दूसरे रास्ते में, दूसरी दिशा में चल पड़ा। कश्मीर हमेशा सियासत का शिकार रहा। कश्मीर में आजादी का राग छेड़ने वाले सैफुद्दीन सोज ने एक मर्तबा फिर अपनी किताब के जरिए पटेल वर्सेस नेहरू का जिक्र बिलाखिर छेड़ ही दिया। लेकिन क्या सोज की इस सोच से निकलेगा कश्मीर मसले का हल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो कश्मीर पर पटेल वर्सेस नेहरू से हासिल क्या होगा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अभय दुबे साहब मौजूद हैं,
राजीव पांडे साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सीधे मुंबई से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। यासिर जिलानी साहब संघ की तरफ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतन लाल गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीधे जम्मू से। ख्वाजा इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने हिस्टोरियन हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। लेकिन अभय दुबे साहब, पहला सवाल आपसे, क्या सैफुद्दीन सोज साहब की जो सोच है कश्मीर को लेकर, सरदार पटेल को लेकर, उससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है क्या? और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो फिर आज इस डिबेट में यह भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है सैफुद्दीन सोज या नहीं है? देखिए समीर अब्बास जी, सैफुद्दीन सोज साहब की किताब ना तो कांग्रेस पार्टी ने ना मैंने पढ़ी है। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, उनके पास क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं वो जाने, मेरे पास क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं मैं उस पर आपसे चर्चा करता हूं। मैं इस लड़ाई को पटेल बनाम नेहरू नहीं देखता, मैं इस लड़ाई को देखता हूं पटेल नेहरू बनाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अर्थात कांग्रेस बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ। मैं पूछना चाहता हूं एक साधारण सा प्रश्न कि 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, मैं पूछना चाहता हूं 5 मार्च 1948 जब हरि सिंह ने यह तय किया कि 2 विधान और 2 निशान होंगे, मैं पूछना चाहता हूं 15-16 मई 1949 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के निवास पर आर्टिकल 370 का भविष्य तय हो रहा था, मैं पूछना चाहता हूं 17 अक्टूबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 306A जो 370 ही था वो एडॉप्ट किया, जब पंडित नेहरू तो यूएस में थे। इन सारे अवसरों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी कंसेंट के बगैर आर्टिकल 370 नहीं आया। भविष्य जब तय हुआ जब वो केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू को एक मेमोरेंडम दिया। वो रीजनल ऑटोनॉमी, लेकिन थोड़ा आज के मुद्दे पर आ जाए ना। वो अभय दुबे चाहते साहब, थे कश्मीर अभय दुबे साहब, ठीक है, वो आप टारगेट कर लीजिएगा बीजेपी को, आज का ही मुद्दा। लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि आप एक सरदार बात पटेल तो बताइए। खुद कश्मीर देने के हक में थे पाकिस्तान को, वो जंग नहीं चाहते थे। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे या नहीं? ये तो बताया नहीं आपने। देखिए समीर अब्बास साहब बहुत, देखिए मेरे पास तो ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रमाण है नहीं। कई लोगों ने अखबारों में लिखा, कई लोगों ने किताबें निकाली, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के मूर्धन्य नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनकी हत्या की कोशिश एक विचारधारा कर रही थी। वो पत्र 5000 मेरे पास पत्रों की प्रतियां हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं रिगार्डिंग देश पांडे, महंत दिग्विजय नाथ, ये किस विचारधारा के लोग थे? वो श्यामा प्रसाद जी को लिखते हैं कि आप उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, वो मुझे और पंडित नेहरू को चौराहे पर फांसी देने के लिए घूम रहे हैं, इसलिए गिरफ्तार किया है। आज आप ओन करते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के थे, और दोनों नेता थे जिन्होंने दृढ़ता से अखंड भारत के लिए जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। और आज जो अखंड भारत है, आखिरी मैं ये कहना चाहता हूं कि यही यही आखिरी 10 सेकंड, यही जनसंघ अगर सिक्किम चला गया होता तो 1975 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, वहां राजनीति की होती तो वो भी आज हिस्सा नहीं बन पाता। पंडित नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने आगाह किया था मुखर्जी को कि ये मत करिए, नहीं तो भविष्य के भारत में, ठीक है। कश्मीर में राजीव पांडे साहब, राजीव पांडे साहब, क्या हकीकत ये है जो अभय दुबे साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सारी जिंदगी आपके लोग, आरएसएस के लोग सरदार पटेल के खिलाफ रहे, और आज आप उन्हीं सरदार पटेल को अपना बनाकर उनकी महानता के गुणगान कर रहे हैं? वो महान थे, गुणगान करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको अपना बनाकर, उनकी बातों को बताकर कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, वो कहां तक सही है? क्योंकि सरदार पटेल तो कांग्रेसी ही थे ना। देखिए समीर भाई, एक समय में देश में बहुत से लोग कांग्रेसी ही थे,
कांग्रेस में बहुत प्रकार की विचारधारा थी। एक विचारधारा थी वो ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेहरू जी को घुसने नहीं दिया जाता था। लेटर लिखते थे पटेल साहब को कि हमको एंट्री करने दो, वो लेटर भी है। तो कांग्रेस में बहुत सारी धाराएं थी और पटेल जी की जो धारा थी वो राष्ट्रवादी विचारों की धारा थी। जहां तक मैं अब इस सब्जेक्ट पे आऊंगा, क्योंकि 306A कैसे अडॉप्ट हुआ, नेहरू जी ने क्या पॉलिटिक्स किया कि वीपी मेनन को दे करके कि आज लास्ट डेट में 306 अडॉप्ट हुआ है। 306A वाज नेवर डिबेटेड, उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। खैर ये विषय अलग है, इसलिए मैं आज उस विषय पर नहीं बात करूंगा, नहीं तो मैं इस विषय पर एक आधे घंटे की स्पीच दे सकता हूं कि हाउ। जी बिल्कुल, मुझे पता है आपके पसंद का टॉपिक है। का विरोध था, अम्बेडकर जी का विरोध था, इसलिए हाँ, तो विषयांतर में मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब आता हूं। देखिए ये जो वल्लभ भाई पटेल जी के निवास पर 15-16 मई को तय हुआ आर्टिकल 306 1949। अरे भैया ये कौन है, किस जाहिल आदमी को ले रहे हैं? अबे जी बीच में ना बोलिए, ये कौन बीच में ना बोलिए, उससे फिर कैसी बात कर रही है, उससे फिर डिटेल हो जाती है। आप अच्छा ठीक है से बात करिए। क्या है ये? बिल्कुल, ये डिबेट को डिविएट कर रहे हैं सभी भाई। ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं, आपने जब बात कर रहे थे मैंने एक शब्द कहा। ठीक है, नाराज ना होइए, अपनी बात रखिए। मैं क्या कह रहा हूं समीर भाई, तो क्या स्थिति हुई समीर भाई, क्या हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या है कि पटेल जिस प्रकार से देश में लोकप्रिय हो रहे हैं और जिस तरीके से वो आइडियोलॉजिकली लोग पटेल जी के साथ जा रहे हैं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि सैफुद्दीन सोज जो काफी सीनियर लीडर है, सेपरेटिस्ट लीडर है, उनसे एक किताब लिखवा करके, और टोटल जो सैफुद्दीन सोज साहब की जो किताब है ना, वो शौकत हयात खान नाम के एक पाकिस्तानी राइटर के अकाउंट से उन्होंने डाला, माउंटबेटन के अकाउंट से डाला। लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब ने मेहर चंद महाजन जो चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिनकी किताब है ऑन द अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट, उस किताब को नहीं पढ़ा। उन्होंने कभी भी जो लोग चाहते थे देश में, उन्होंने रामचंद्र काक को कोट किया जो जिन्ना के साथ जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते थे। फाइनली जो सबसे बड़ी बात है, एक्शन देखना पड़ेगा। वो इतने बड़े स्टेट्समैन थे पटेल साहब कि उन्होंने जो चाहा वही करवाया। क्योंकि देखिए, एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिनको राष्ट्र जो राजा थे जो साइन कर देते एक्सेशन ट्रीटी, वो उसके साथ चला जाता। इसलिए उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाते हुए उन्होंने राजा से फाइनली वही करवाया और पूरे देश को यूनिफाई किया। अब इसका पॉलिटिकल पक्ष केवल 10 सेकंड में रखूंगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का कोई भी नेता गांधी परिवार के ऊपर हो, लेकिन देश में जो पटेल जी की प्रतिमा है, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी समझ थी, वो नेहरू से कोसों मील आगे जा चुके हैं। इसलिए ये इस प्रकार से एक पेड बुक लिखवाया गया सैफुद्दीन सोज से कि नेहरू और पटेल के बारे में डिबेट करते हैं। डिबेट अब पॉसिबल नहीं है। पटेल जी की प्रतिमा बहुत बड़ी है। सैफुद्दीन सोज जैसे भाड़े के लोगों से अगर आप 50 किताब भी लिखवा दे, देश की जनता इस बारे में पता है, सब कुछ पता है कि उनका कंट्रीब्यूशन इस भारत के निर्माण में क्या था। नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था यूएनओ का रेफरेंस, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था 6200 स्क्वायर मील चाइना के कैप्चर में देना, और इनका था हैदराबाद लाना। ठीक राजीव था जो राजीव भाई नवाब था जो भाग गया यहाँ से गुजरात से। यासिर जिलानी मुझे ये बताइए कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत हो या फिर सरदार पटेल की शख्सियत हो, दोनों को मिलाकर देखना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि सरदार पटेल जो कुछ कर रहे थे उसमें रजामंदी पंडित नेहरू की नहीं थी, या पंडित नेहरू जो कर रहे थे उसमें सरदार पटेल की रजामंदी नहीं थी। फिर इन दो महान शख्सियतों को देश की अलग अलग करके क्यों देखना, उसके नाम पर सियासत क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, आजादी के पहले और आजादी के बाद का जब इतिहास आप उठा के देखेंगे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ऑरा था, जो उस वक्त का पूरा उनका एक राजनीति करने का तरीका था, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने सामने जितने भी उनसे बड़े विद्वान, उनसे ज्यादा चतुर, उनसे ज्यादा समझदार जो नेता थे, उनको उन्होंने साइडलाइन कर रखा था। अभी हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान उस वक्त चाह रहा था दक्कन के थ्रू हिंदुस्तान कश्मीर के लिए चढ़ाई करे।
अरे भाई साहब, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि उस वक्त वो युद्ध के लिए सोच भी सके। वो सोचते सोचते जो उसका मंसूबा 71 तक आके जब वो लड़ाई लड़ी, उसके क्या उसका हश्र हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान ने जाना है। मुझे देखिए जो कहना है, मैं जो मेन बात है कि मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये हो रही है कि इस वक्त सिर्फ एक आदमी जो अपनी किताब बेचना चाहता है, वो हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग इतने नासमझ नहीं है, या हिंदुस्तान के लोगों को आजादी में किसका क्या रोल था ये पता है। पटेल साहब का कितना ऊपर का लेवल था ये भी जानते हैं। उनकी सोच जो थी, उनकी जो विचारधारा थी, किस तरह से उन्होंने पूरी रियासत को हिंदुस्तान से जोड़ा, जिन जिन रियासतों का उनका काम मिला, वो किस तरह से इकट्ठे आज आपको दिखाई देते हैं हिंदुस्तान की तरफ। आप देखते हैं पूरा हिंदुस्तान पटेल और पंडित नेहरू लेकिन को मुझे हैरानी हो रही है कि जी उनको एक साथ देखता है, आप क्यों अलग करने पर तुले? नहीं देखता है। लेकिन देखिए मसला ये था कि मैंने आपसे क्या कहा, आजादी से पहले और आजादी के बाद जो उनका कद था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने सबको दबा दिया था। लेकिन जो लोग दबे हुए थे, जिनकी सोच दबी हुई थी, उनके फॉलोअर्स उसी वक्त से बन रहे थे। उनके सोच के मानने वाले लोग उनको अपना सर्वोच्च नेता मान रहे थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी। अगर उनके पास ताकत होती, सैफुद्दीन सोज साहब कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने बात कर ली थी और कश्मीर को पाकिस्तान देने की बात कर रहे थे। आप महज अपनी 1000 रुपए की किताब बेचने के लिए इतनी घटिया स्तर पे गिर सकते हैं। मुझे तो लग रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता आके उन्हें कांग्रेस पार्टी से अब तक निकाल देंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अध्यक्ष, उनका कोई भी इस वक्त तक टिप्पणी नहीं आया है बिल्कुल साहब को लेके। सैफुद्दीन सोज की राय से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। अभय दुबे साहब, ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन जैदी भाई, कोई एक्शन नहीं, क्या सियासत बड़े दोनों तरफ से नहीं हो रही? ठीक है, क्या सियासत दोनों तरफ से नहीं हो रही? कि जितेंद्र सिंह साहब का जो बयान है, पीएमओ में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं सच्चाई ये है कि होम मिनिस्टर होने के बावजूद सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर मसले से दूर रखा गया था। आज कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू ये सोचते थे कि कश्मीर पर उनकी समझ ज्यादा बेहतर है, इसलिए सरदार पटेल के हाथ में पावर्स ना दी जाएं। कश्मीर को लेकर जो सवाल था, देखिए समीर भाई, कुछ नेता अंतिम समय में बोरा जाते हैं और उस तरह से ये बोरा गए हैं। क्या लिख रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कश्मीर पहली रियासत थी जिसने प्रस्ताव दिया था हिंदुस्तान के विलय का, और जितनी ये राजपूत रियासतें थी, इन्होंने इनकार किया था हिंदुस्तान में विलय का। मैं उस इतिहास में जाना ही नहीं चाहता हूं। यूएन की रिपोर्ट सन 2014 में आती है कि मानव अधिकारों का अगर पालन करना सीखना है तो हिंदुस्तान से सीखो। आज उसी यूएन की रिपोर्ट यह आती है आज से 10 दिन पहले कि सबसे ज्यादा अगर मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन होना हो रहा है तो वो हिंदुस्तान में हो रहा है। बात उस पे नहीं हो रही है। सन 2014 के बाद से जो इनका एक आईटी एक सेक्टर बना है, जो एक नया इतिहास, आपको भरोसा होता है यूएन की उस रिपोर्ट पर जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर में आवाम पर अत्याचार हो रहे हैं, सेना कर रही है? सर भरोसा होता है या फिर ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा नजर आता है? सर सुन लीजिए, सब जिस शख्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है उस शख्स के अलगाववादियों से कनेक्शन भी सामने आए हैं बहुत हद तक, और वो शख्स रिटायर होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट सबमिट करता है जिसमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब हम इंडियन आर्मी को, सुन लीजिए, इंडियन यकीन हो जाता है आपको? इंडियन आर्मी बदनाम नहीं हो रही वहां। और आपको एक एग्जाम्पल दूं, यूएन की एक रिपोर्ट एनआरसी आसाम को लेके भी आई है, उसका भी बहुत जबरदस्त खंडन और विरोध आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और विदेश मंत्री को गालियां देता है। तो बीजेपी का जो आईटी सेल है पिछले 4 साल से, जो वो विदेश नीति, कश्मीर नीति और ये नीति वो सारा बयान कर रहा है, ये उसका परिणाम है, उसी की वो है। जब 2014 में वही रिपोर्ट आती है तो हमारा सीना फूल जाता है। अब आती है तो आज हम बात करने को उस पर तैयार नहीं है। हम कहते साहब हम इसे नहीं मान रहे। आपके मानने ना मानने से वो रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होती है। लेकिन वही अगर अमेरिका की कोई दूसरी एजेंसी ये कह देती है, मूडी जैसी, कि साहब हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ गई है, तो हम तुरंत फूल जाते हैं। वही अमेरिका की रिपोर्ट आती है, यूएन की रिपोर्ट आती है तो नहीं मानते। फिर अफगानिस्तान में क्यों मानते हो साहब? इराक में क्यों मानते हो? यमन में क्यों ना मानते हो? मिस्र में क्यों मानते हो? नहीं माननी चाहिए ना।
तो आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को नहीं मानोगे तो और किसे मानोगे? लेकिन बात हो रही है पटेल पे। हर समस्या की जड़ में पटेल है, नेहरू है, गांधी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये वर्तमान में क्या है वो मुझे बताए। एक बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। बोले ना कि यूएन के अंदर ये रिपोर्ट क्यों आई है। ठीक है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, लेकिन असलियत है क्या? हमारा देश का इतिहास क्या कहता है? थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि 18 जून से 23 जून 1947 के बीच जब कश्मीर का दौरा कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा था कि मेरी पटेल से बात हो गई है और अगर कश्मीर पाकिस्तान में जाता है तो भारत सरकार इसे गैर दोस्ताना नहीं मानेगी। ये बातें दर्ज हैं। क्या इन बातों के आधार पर कहीं ना कहीं यह दावा किया जा सकता है जो सैफुद्दीन सोज साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई सरदार पटेल इस बात को लेकर रजामंद हो गए थे कि हमें जंग नहीं चाहिए और कश्मीर पाकिस्तान को दिया जा सकता है? क्या यह सोचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है जी, अभी यहाँ जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक बात कही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रवादी थे और नेहरू, पंडित नेहरू जो हैं, ये इम्प्लाइड हो जाता है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बचकाना किस्म का स्टेटमेंट है। और हम जब बहस में बैठे, देखिए सब हिंदुस्तानी हैं, हम जितने लोग भी बहस कर रहे हैं इसी मुल्क के हैं और सब इस मुल्क के हमदर्द हैं और हमदम हैं। बिल्कुल सही बात। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब जहाँ तक ये पटेल वर्सेस नेहरू की जो एक बहस को शुरू किया गया है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर थोड़ा सा भी हमें गवर्नेंस का अंदाजा है, जो मैं समझता हूँ सबको है और होगा। हुकूमत चलती है, उसका हमारे यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट के लोग उसके अधीन होते हैं, उसके मातहत होते हैं, उसके साथी और उसके पार्टनर्स होते हैं। जितने भी फैसले मुल्क में किए जाते हैं वो कैबिनेट के फैसले होते हैं और उस कैबिनेट के फैसलों में अगर कहीं कोई इख्तिलाफ राय होता है तो वो इंटरनल डायनामिक्स होती है डिबेट और डिस्कशन की। लेकिन जब फैसला बाहर निकल के आता है ऑफिशियल स्पोक्समैन के थ्रू या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो हमेशा वो फैसला कंसेंसस का फैसला होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कैबिनेट में 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इसके वो खिलाफ थे और जो है वो 11 मिनिस्टर जो है वो इसके हक में थे। लिहाजा ये बहस बहुत ही गलत बहस है कि सरदार पटेल को और नेहरू को अलग करके देखने का जो ये सिलसिला चला है ये बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, देखिए कश्मीर हमारा कौमी मसला है और कौमी मसले को ये जो पार्टियों में तकसीम करके अब देखने का एक मिजाज बनता चला जा रहा है कि हर चीज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही है, हर चीज हिंदू मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रही है। ये किस तरफ हम इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं? भाई जहाँ पे नेशनल इशू है, जहाँ पे हमारे नेशनल स्टेक्स हैं, जहाँ पे हमारा नेशनल कंसर्न है, उसमें तो हमें कंसेंसस की बात करनी चाहिए। उसमें हम क्यों अपने आप को ये बांट रहे हैं कि साहब पटेल इधर वो उधर? ये एक बहुत ही गलत नहज पर हमारी सियासत जो है वो जा रही है। अब आइए सैफुद्दीन सोज साहब ने जो बात कही है, जी देखिए तकसीम हिंद जो है, ये एक मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि आपने तारीख की बात कही है। देखिए तकसीम हिंद की बुनियाद जो है वो इस पर थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पाकिस्तान जी, और उस फार्मूले के मुताबिक कश्मीर एक एक्सेप्शन रहा क्योंकि कश्मीर के जो हमारे महाराजा थे और कश्मीर की जो हमारी लीडरशिप थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो लीडरशिप भी, वहाँ के अवाम भी और हमारे जो वहाँ के महाराजा डॉक्टर हरि सिंह थे, वो सब के सब जो है वहाँ पे कंसेंसस था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं। चुनाचे हिंदुस्तान के साथ में महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया। अच्छा, अब उस एक्सेशन ठीक है, लेकिन राजीव पांडे साहब इससे इत्तेफाक नहीं रहे। मैं पांडे साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सर आता हूं। रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब का भी जिक्र हुआ, गुप्ता जी, और बार बार बीजेपी की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शेख अब्दुल्ला से नजदीकियां जो थी पंडित नेहरू की, उसकी वजह से भी वो ये चाहते थे पंडित नेहरू की कश्मीर का मामला डायरेक्टली उनकी देखरेख में हो और उसी की वजह से सब गड़बड़ हुई। क्या आपको लगता है इन बातों में कोई दम है या सिर्फ कोरी सियासत है ये? गुप्ता जी। नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। शेख साहब की अपनी शख्सियत थी, उन्होंने मुल्क के अंदर
जो स्ट्रगल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरी कांग्रेस के नेतागण लड़ रहे थे रियासत के अंदर, शेख साहब ये लड़ाई लड़ रहे थे। और ये बात सोचना और इस पे सियासत करना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शेख साहब के नजदीक थे वो नजदीक, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी लीडर भी जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान शेख साहब के बड़े नजदीक थे। दूसरे जो लीडर थे कांग्रेस के, वो भी, क्योंकि स्ट्रगल एक चल रही थी, पूरे मुल्क के अंदर चल रही थी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और सरदार पटेल जी वर्सेस सरदार पटेल कहना, ये एक मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े नेता थे, इनकी वजह से इन्होंने स्ट्रगल लड़ी, मुल्क को आजाद करवाया, और आज हम उनको कहें कि साहब ये बड़े थे और वो छोटे थे, ये मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है और ना ही ऐसी बात करनी चाहिए। हमें जहां पटेल साहब का अपना रोल था, 560 से ज्यादा रियासतें थी, उनको उन्होंने इकट्ठे एक मुल्क आज वजूद हिंदुस्तान का जो आया या पाकिस्तान का वजूद बना, ये उनकी वजह से बना। वो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन यहां तक नेहरू जी का ताल्लुक है, उनकी कुर्बानी कम नहीं थी। यहाँ शेख साहब का ताल्लुक है, उनकी कुर्बानी कम नहीं थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस किस्म की यही अहम बात है कि दोनों की शख्सियतें जो हैं वो बात कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं होगी, मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। इनको तकसीम करके क्यों देखना और उनको सियासत में बांटने की कोशिश क्यों करना सर? और वो जो लोग कह रहे हैं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। हमारा सवाल यही है कि पटेल वर्सेस नेहरू की बहस में जाने से आखिर क्या होगा? क्या मसला कश्मीर हल हो जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। इफ्तिखार साहब और राजीव पांडे साहब, ब्रेक के बाद थोड़ा सा इंतजार। तो नेहरू वर्सेस पटेल की डिबेट से हासिल क्या होगा? जो लगातार हो रही है, सियासी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, इससे क्या हासिल होगा? यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, इफ्तिखार साहब की बातों पर आप उंगली उठा रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे, कहिएगा। मैं एक चीज बस ऐड कर देता हूं। सरदार पटेल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे वी शंकर साहब। उन्होंने अपनी बुक लिखी माई रिमिसेंस ऑफ सरदार पटेल। उसमें पेज नंबर 127 पर लिखा गया है कि सरदार पटेल चाहते थे कि यह फैसला हरि सिंह ही करें, जम्मू कश्मीर के शासक, कि अगर वो महसूस करते हैं कि उनके राज्य का हित पाकिस्तान के साथ जाने में है तो वो वैसा ही करें। क्या आपको लगता है कि इन्हीं सारी बातों को आधार बनाकर, बेसिस बनाकर सलमान सोज साहब ये बात कह रहे हैं कि भाई सरदार पटेल तो चाहते ही थे कि हो जाए, पाकिस्तान के पास चला जाए कश्मीर? समीर भाई देखिए, एक स्टेट्समैन जो पटेल साहब थे वो समझ रहे थे कि जिस प्रकार की जो नेहरू जी की जो नीतियां थी हरि सिंह को लेकर के, क्योंकि शेख अब्दुल्ला से जो उनकी जो भी अपने पर्सनल ताल्लुकात थे, कि जब पहली बार हरि सिंह ने मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय देने से इनकार किया। तो वो नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी नेहरू जी उनको स्नब कर चुके थे कि वो भी उनको स्नब करे, और उन्होंने इस तरीके से इसको चलाया कि फाइनली हरि सिंह जी ने एक्सेशन ट्रीटी साइन कर दिया 26 अक्टूबर को। तो इस बारे में जितनी भी बातें हैं, ये उनके एक्यूमेंट को दर्शाता है कि पटेल जी क्या कह रहे थे और उन्होंने क्या अचीव किया। जहां एक हिस्टोरियन साहब को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं विथ ड्यू रेस्पेक्ट, कि देश का सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुसलमान वाली आबादी चले जाएंगे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान वाली आबादी, हिंदू वाली आबादी चले जाएंगे पाकिस्तान में। ये बिल्कुल झूठ रेजोल्यूशन है भाई। ब्रिटिश डोमिनियन का जहां रेजोल्यूशन बंटवारा हुआ उसमें केवल एक मिनट सुन लीजिए। ब्रिटिश डोमिनियन का जो बंटवारा हुआ उसमें आबादी के अनुपात पर हुआ, लेकिन जितने भी देशी रियासत थे 238 पार्ट बी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अधिकार दिया गया राजा को कि आप या तो भारत के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, लेकिन दो कंडीशन। अरे आपको क्या पता है हिस्टोरियन जी, बीच में मत बोलिए, सारे बुक लेकर के आऊंगा आपके पास, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर, आराम से। पार्ट बी में जो स्टेट्स थे जिसमें ये बातचीत का कोई तरीका नहीं है, था, जूनागढ़ था, इन्होंने
ये क्यों बीच में बात कर, सर आप एक बार मेरी बात तो सुनने बोलने दीजिए सर। ठीक है, ओपन डिबेट है सर, ओपन डिबेट है राजीव जी। तो सर जो पार्ट अपनी बात रखिए और आपकी बात का इफ्तिखार साहब ही जवाब देंगे, कंप्लीट कीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए, मैं उनका स्वागत करता हूं जवाब के लिए। मेरा क्या कहना है, तो उसमें उन्होंने पार्ट बी में हरि सिंह ने एक्सेशन ट्रीटी साइन किया, नवाब साहब भाग गए जूनागढ़ से, तो उनके बिहाफ पे दूसरे लोगों ने एक्सेशन ट्रीटी साइन किया। तो ये जो बंटवारा है ना, वो हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे देशी रियासतों का नहीं हुआ। राजा जिस तरफ जाते केवल दो कंडीशन था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी। हैदराबाद के निजाम चाह करके भी पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे। हैदराबाद के निजाम चाह करके भी पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे। जी इफ्तिखार साहब। राजीव जी पहली बात तो यह है कि मैं जब डिबेट में बैठता हूं तो मैं कभी पर्सनल नहीं होता और मैं कभी हल्की जुबान का इस्तेमाल नहीं करता। दो बातें आपको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी। यहां हम सब हिंदुस्तान के वकील बनकर बैठे हैं या कोई पाकिस्तान का वकील बनकर नहीं बैठा हुआ है। सही बात, ये बात बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। बात यह है कि आप ये बताइए मुझे, पंजाब मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी कि नहीं थी आजादी से पहले? बंगाल मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी कि नहीं थी बंगाल से अब तकसीम से पहले? आपका सिंध, बलोचिस्तान, सूबे सरहद, कश्मीर, ये 6 रियासतें थी आजादी से पहले जो मुस्लिम अक्सरियती रियासतें थी। बाकी हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो अकलियत में था। पंजाब और बंगाल तकसीम हुए और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है पंजाब का उधर चला गया, एक बड़ा हिस्सा जो है बंगाल का उस तरफ चला गया और एक हिस्सा बंगाल का हमारी तरफ रहा और इसी तरीके से पंजाब का बड़ा हिस्सा हमारे साथ रहा और आज जिसको हम हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के तौर पे जानते हैं। तो ये कहना कि इस बुनियाद पर तकसीम नहीं, तकसीम इसी बुनियाद पर हुई, इसी बुनियाद पर हुई कि मुस्लिम अक्सरियती रियासतों की बुनियाद पर। हाँ, ये अलग बात है कि फार्मूला बना और उस फार्मूले के तहत बंगाल और पंजाब तकसीम हुए, सिंध एज इट इज चला गया, बलोचिस्तान चला गया, सरहद चला गया और कश्मीर के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि कश्मीर इंडियन इंडिपेंडेंस कश्मीर के अंदर इस बात को कंसेंसस है कि उसके मुताबिक कश्मीर हमारे साथ में रहा। अच्छा, अब जो पटेल और ये नेहरू की बात होती है, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सारी लोगों को समझ में आएगी वो मिसाल। देखिए, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, हाँ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कोई जनक अगर हिंदुस्तान में है, उसका कोई फादर, सर ये सारी प्रॉब्लम एक कारण से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। इंटरजेक्शन देता हूं सर। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हिंदुस्तान है आजादी के बाद, इसकी बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मातहत उनकी टीम है और सरदार पटेल उस टीम के बहुत अहम जिम्मेदार हैं। लिहाजा आप सरदार पटेल को पंडित नेहरू के न तो बराबर करने की कोशिश कीजिए और न पंडित नेहरू के ऊपर करने की कोशिश कीजिए। पंडित नेहरू को इतिहास में कम करने का मतलब है हिंदुस्तान की आजादी की पूरी तहरीक के अंदर जो है जिस शख्स का एक बुनियादी किरदार है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भाई अगर हम कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे तो फिर हमें नेशनलिज्म कहां से मिलेगा इस मुल्क के अंदर? मुझे ये तो समझाइए। अबे दुबे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, अबे दुबे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि कहा तो अब यहां तक जाने लगा है, मतलब सियासत इस कदर हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है आज हमारे पास होता। मतलब लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है इस पर। मेरी इसमें सबमिशन ये है आपके आगे, सभी पैनलिस्ट के आगे, इस वक्त कश्मीर की हालत देखिए आप। पिछली सरकार जो थी बीजेपी जो आज सेंटर में बैठी हुई है, जम्मू कश्मीर सरकार में थी पीडीपी के साथ, इनकी क्या हालत हुई है? कश्मीर को वो इतनी बुरी हालत कश्मीर की बैक टू वर्स कर दी है और ये आज हमें सियासत बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करके और वर्सेस सरदार पटेल जी की बात करके ये इस किस्म के अभी जो समस्याएं चल रही हैं, अभी जो प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी जो मसले चल रहे हैं, सबके लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कश्मीर इस वजह से लोगों को ये बताना जरूरी है ना भाई कि ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है या फिर वाकई मसले कश्मीर हल करने की कोई नियत है इसमें? अबे दुबे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए सर जल्दी से। गुप्ता जी मैं आता हूं इसके बाद। ये बिल्कुल सियासत कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से सियासत हो रही है इस वक्त। सियासत का अबे दुबे जी
इस वक्त कश्मीर की हालत देखिए आप, जम्मू कश्मीर कौन सियासत कर रहा है? सैफुद्दीन सोच सियासत कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है, और उनके बीजेपी के किसी व्यक्ति ने किताब नहीं लिखी है, सैफुद्दीन सोच ने किताब लिखी है, सोनिया गांधी के राजीव पांडे जी, राजीव पांडे और गुप्ता जी, प्लीज अभय दुबे साहब को रिस्पॉन्ड करने दें, मैं आता हूं आप लोगों के पास, थोड़ा इंतजार कीजिए अपनी बारी का, थोड़ा सा। अभय दुबे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, अभय दुबे साहब का ऑडियो ऑफ है, बाकी सबका डाउन है, प्लीज प्लीज अभय दुबे जी। राजीव पांडे जी, जब दूसरों के बीच में आप बोलते हैं, जब आपको जरा भी इस बात का आभास नहीं होता जो शब्द आपने दूसरों के लिए प्रयुक्त किए? अब मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए जीवन पर्यंत क्या किया है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। मेरे पास एक किताब है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, वो लिखी है एचवी शेषाद्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ने, और वो किताब 2014 तक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुजरात कार्यालय से बांटी जाती रही, बेची जाती रही। उस पूरी किताब में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आज क्यों ओन करना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को? महात्मा गांधी जी के जो पोते हैं वो बताते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री थे कालांतर तक नरेंद्र मोदी जी, तब तक कभी उन्होंने महात्मा गांधी को ओन नहीं किया। एक पीआर एजेंसी ने बताया कि अगर छवि ठीक करनी है नरेंद्र मोदी जी को तो वो ओन करें महात्मा गांधी जी को, और अगर एक डिवीजन करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के उन मूर्धन्य नेताओं को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो उन्हीं के किसी एक नेता को आप बड़ा बता दीजिए। और यही कुचेष्टा तो चल रही। हमने यही पूछा प्रधानमंत्री जी से कि आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं पंडित नेहरू से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, तो इतिहास में जाकर प्रतिशोध। लेकिन अभय दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी को कहां जरूरत है बीजेपी के नेताओं की हमला बोलने के लिए? आपके अपने ही नेता काफी हैं। सैफुद्दीन सोज साहब परवेज मुशर्रफ की सोच को सपोर्ट कर देते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कह देते हैं कि वहां पर सेना टारगेट कर रही है सिविलियंस को। आप कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे बीजेपी को हमले के लिए? आप ही के नेता काफी हैं। देखिए समीर साहब, अरे अभी देखिए समीर अब्बासी, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत गंभीर बातें कही है। उन्होंने कहा है कि 45,000 करोड़ रुपए आर्मी का, 50,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स का और 11,000 करोड़ रुपए नेवी का कर्टल कर दिया गया है। जो 10 दिन का इंटेंस युद्ध लड़ना है, हमने 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे, मोदी जी ने 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या आशय है इसका? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना अब बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और सीमा पर परिस्थितियां बहुत विकट है। प्रधानमंत्री जी 4,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर तो खर्च करते हैं, मगर सेना को संसाधन मुहैया नहीं करा रहे हैं। अब मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी डिबेट को इनिशिएट कराया जा रहा है। ये बात पूछिए तो हमारे बॉर्डर के लोगों से पूछिए, लेकिन आपके नेता तो हमारे बॉर्डर को लोगों से पूछिए, बताइए क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बात करने लगते हैं। इनके लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद क्या कहते हैं, जरा इनसे पूछिए। इन लोगों ने, देखिए प्रॉब्लम क्या है इनकी कांग्रेसियों की कि इन्होंने कश्मीर को एक जमीन का टुकड़ा समझ लिया है। ये भूल गए कि कश्मीर भारत के आत्मसम्मान का मामला है, भारत का आप कहाँ मानते हैं भारत का मुकुट है। बताइए ना। अरे कश्मीर से दुबे जी सुन लीजिए, आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि पट्टन का है, द्रास का है, करगिल का है, गुलबर्गा का है, आपको ये भी नहीं मालूम। आप सिर्फ बैठ के कांग्रेस की तरफ से झूठ बोलते हैं। आपको सारी रिपोर्ट सेना दे देती है, आपका कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि आपके पास जब रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मार्च 2018 सारा का सारा निकलवा लीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? सेना ने गंभीरता से ये बात कही है, लेकिन आप बंद नहीं करना चाहते। सच बोलिए भारत के बारे में। जम्मू कश्मीर को आप निशाना बना करके देश का चुनाव लड़ रहे हैं। जिलानी जी, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना लेंगे, उस दिन जम्मू कश्मीर का समाधान निकल जाएगा। मसला कश्मीर सुलझ जाएगा क्या?
नेहरू वर्सेस पटेल करने से आप भी तो वही कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? एक बात, जिस बात का जिक्र गुप्ता जी कर रहे थे वही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सियासत हो रही इस मुद्दे पर। इन महान नेताओं को आप क्यों इस तरह शुरुआत किसने करी? सैफुद्दीन सोज ने करी। सैफुद्दीन सोज को लगा कि एक किताब बेचनी मुझे बार बार हल्की बात करनी पड़ रही है, तो उन्होंने पटेल वर्सेस नेहरू का एक मामला सामने लेके आ गए। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है इस वक्त। उसको चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव कामों पे ध्यान दे, उसका अपना जो विपक्ष का रोल है वो निभाए। नहीं तो 2000 आप चला रहे हैं भाई, ज्यादा बुरी हालत आपकी होने वाली है। उनके नेताओं ठीक है रतनलाल गुप्ता जी, आपको सिर्फ ठीक है कश्मीर का जो मजाक बना रहे हैं ना, कश्मीर को जो आप मजाक बना रहे हैं, रतनलाल गुप्ता जी आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपकी बात भी उन्होंने सुन ली, अभय दुबे साहब की बात सुन ली। रतनलाल गुप्ता जी, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर ये कहा जाए कि भटकी हुई जो पॉलिटिक्स हो रही है मसले कश्मीर के नाम पर, इससे क्या हासिल होगा सर? और हालत कश्मीर से बैड टू वर्स हुई है। आज आप कश्मीर की हालत देखिए। आज सुबह हम जब अमरनाथ यात्रियों को जत्थे को हमने भेजा कश्मीर में, हम जानते हैं कि क्या हालत है कश्मीर के अंदर। आज भी हमारे लोग जो हैं वहाँ पे कश्मीर के रहने वाले लोग आपने नहीं जो भी वहाँ के गवर्नर जा रहे हैं, बड़े हमारे सेना के जवान और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आप देखिए आपकी वजह से ये आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं आप वहां जहां जमीन पे आके देखिए क्या हो रहा है। आपने क्या कर दिया? आपकी भी सरकार रही, आपके भी अब्दुल्ला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला रहे और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला रहे। क्या कर लिया कश्मीर में? कश्मीर की हालात आपने बद से बदतर कर दी। आपने सिर्फ अपने लोगों को इतना अमीर कर दिया और कश्मीरियों को गरीब कर दिया। क्या गुप्ता जी आप सुन तो लीजिए ना। अरे नेशनल मसला हमसे ज्यादा कहना क्या चाहिए? गलत बात ये कह रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला सीएम नहीं थे? क्या फारूक अब्दुल्ला सीएम नहीं थे? क्या कर लिया कश्मीर के लिए इन्होंने? क्या कर दिया कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर के अंदर आपने किया 3.5 साल में आपने क्या कर लिया? दिया है उसको ठीक करने की कोशिश तो अरे हमने बहुत कोशिश करी वहाँ पे सरकार की समरसता और समानता बनी। क्या हो रहा है आज जंग बच्चों का क्या हो रहा है? जम्मू की क्या हालत है? कश्मीर की क्या हालत है? लद्दाख की क्या हालत है? तुम आपके जो जितने भी सेंट्रल के प्रोजेक्ट पड़े 3.5 साल में बद से बदतर हालात हो गए। क्या इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ये है? लेकिन ध्यान भटकाने की कोशिश तो फिर ये शुरुआत तो सैफुद्दीन सोज साहब ने की, गुलाम नबी आजाद साहब के स्टेटमेंट से हुई, तो फिर जिम्मेदार कौन? सुनिए सर, सुनिए जैदी साहब और इफ्तिखार साहब बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे थे, अब सुन तो लीजिए। जी देखिए, एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं। दो जो रियासतें थी, हैदराबाद और कश्मीर, दोनों में कुछ था, विवाद था। हमने हैदराबाद का ये लिया, फैसला लिया और ये इस ग्राउंड पे हमने उसे विजय किया कि वहां की आवाम ये चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें। ये एक तथ्य है। हैदराबाद नहीं चाहते थे वो हिंदुस्तान के रहें, लेकिन ये ग्राउंड था कि वहां की आवाम चाहती थी। ये एक तथ्य बता रहा हूं। और दूसरे, वहां पे कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही हुआ। कश्मीर के राजा चाहते थे कि हम यहां रहें, लेकिन आवाम वहां मुस्लिम थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की नजदीकियां थी, जो शेख नेहरू जी के कहने पे या उनकी नजदीकियों की वजह से शेख अब्दुल्ला वहां खड़े हो गए और उनकी कयादत में पूरे कश्मीरी खड़े हुए कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ जाना। ये एक सच्चाई है। अगर शेख अब्दुल्ला की नेहरू की नजदीकियां ना होती तो ये परिणाम कुछ और होते। ये तो आज तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नजदीकियों की वजह से ये हाल हो गया। नहीं, ये कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान चला गया। अब तो ये साबित करने की कोशिश हो रही है नजदीकियों की वजह से है ये सब कुछ। बाकी जो इतिहास पढ़े वो लेकिन एक चीज और बता दूं, जिस तरह ये 3.5 साल सरकार चला रखी गई है, महबूबा के फैसले में हमारा कोई योगदान नहीं है। तरह से अब कौन बड़ा था कौन छोटा था, एक उदाहरण से और साबित हो जाता है। जिस तरह बीजेपी के अंदर, माफ करेंगे, यहाँ पे शेख साहब ने आडवाणी जी से बड़े मोदी जी है ना, उसी तरह शायद कहना चाहिए पटेल जो थे वो नेहरू जी से बड़े। डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। इफ्तिखार साहब, हकीकत क्या थी? देखिए, बड़े ही अफसोस का मुकाम है। एक लाइन बोलना चाहता हूँ। पांडे जी एक लाइन बोलिएगा, इफ्तिखार साहब बोल रहे, उसके बाद आपके पास बोलने दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा बोलिए राजीव पांडे जी, बोलिए।
देखिए ये जो अभी जयदीप आप कुछ कह रहे हैं कहिए कि कश्मीर, ये बिल्कुल सही है कि इस दोनों प्रदेश में इशू थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कहना कि शेख अब्दुल्ला ने किया, ये गलत है। उस समय जो स्ट्रगल शुरू हुआ उसमें प्रजा परिषद का भी रोल था। अच्छा, शेख अब्दुल्ला का कोई योगदान नहीं जब उन्होंने जाके भाषण दिया नेहरू के, उसमें कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, उत्तर शेख अब्दुल्ला की क़यादत में जब कबाइल के साथ लड़े जाते तब आपकी क़यादत हो रही थी वहां पे या शेख अब्दुल्ला की क़यादत थी? ठीक साहब, आपने कह दी, बहुत मजबूती से, बहुत मजबूती से आपने अपनी बात रखी है। पांडे जी बोलिए। इन्होंने 89 में 3 लाख हिंदुओं को, जो प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान के, 3 लाख हिंदुओं को पार्टी है नेशनल 3.5 साल के अंदर 48 घंटे में खदेड़ दिया। वो पूरा देश जानता है कि सर अब उनकी बात ही नहीं सुन पाएंगे तो इफ्तिखार साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस देश में जल्दी से हेलो 3 लाख लोगों को 3 दिन के भीतर में इन्होंने खदेड़ दिया कश्मीर वैली से। ये भी आज बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। शेख अब्दुल्ला, ठीक है, इफ्तिखार साहब आप अपना कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन है। जयदीप साहब जी सुनिए, अब राजीव सुनिए, राजीव सुनिए, वक्त बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है, बहुत सारे मुद्दों को एक साथ ना लाएं डिबेट में। जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्यार से रहते हैं वो आज भी मिसाल दी जाती है। और 1947 में ठीक सर, महात्मा गांधी जी जो नेशन के पिता हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे रोशनी की किरण नजर आई है आपसी भाईचारे की। ठीक है सर, इफ्तिखार साहब रखें। इतिहास देखिए, इतिहास को गुप्ता जी सुन लीजिए सर। जो हमारे हिंदुस्तान की सालमियत के यकजहती के दुश्मन हैं, हम अपने अमल से और अपने कंडक्ट से उनको वो सब कुछ पेश कर रहे हैं प्लेट में रखकर जो हमको नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या कश्मीर का जो मुद्दा है, जो हमारा नेशनल इशू है, जो हमारी नाक का इशू है, हमारी अजमत का इशू है, हमारी हुर्मत का इशू है, हमारी वतन परस्ती का इशू है, आज उसको हमने कांग्रेसी इशू बना दिया और भाजपा इशू बना दिया। और हम एक दूसरे के कद को बौना करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जुमला सुन लीजिए, और ये मुझ पे भी लागू होता है और आप सब पे लागू होता है। जब हम किसी का कद को बौना करने की कोशिश करते हैं तो पहले हमारा अपना कद बौना होता है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी 3.5 साल लगभग जो है इख्तिदार मिला। कांग्रेस 60-65 सालों में कश्मीर के मसले को ना इंटरनली हल कर पाई और ना एक्सटर्नली हल कर पाई। मसला पेचीदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था जब पीडीपी के साथ में उन्होंने हुकूमत बनाई जी। और ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में हुकूमत बनाकर 2 काम करेगी। पहला काम तो ये करेगी कि वो कश्मीरियों के साथ और कश्मीरियत के साथ में एक इश्तराकी अमल को बढ़ावा देगी और यकीनन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करेगी जिससे कि वहां पे कतई अमन आ सकेगा। और मैं ये भी तवक्को करता था कि हो सकता है कि कश्मीर के अंदर इश्तराक इस तरीके से आगे बढ़े कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों के बीच में और भाजपा के बीच में कोई रिश्ता जो है बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट छोड़कर वापस आ गई। उसको फ्रंट नहीं छोड़ना चाहिए था, ये विड्रॉल है। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, तो हम फ्रंट छोड़ा नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस नहीं लेनी चाहिए थी और पीडीपी और भाजपा की सरकार को चलना चाहिए था। जो फरीजा अपने ऊपर लिया था, जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था, दूर करना चाहिए था। अभय दुबे साहब मानते हैं आप ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना था, जिस बात का जिक्र इफ्तिखार साहब ने किया जी जी। ये भाग्य और अब फिजूल की डिबेट हो रही है, भाग्य है नेहरू वर्सेस पटेल की। अभय दुबे साहब नहीं, देखिए समीर अब्बास जी इतिहास साक्षी है। हरी सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कर लिया था और पोस्टल सर्विसेज पाकिस्तान की चालू हो गई थी। और माउंटबेटन ने कहा था नेहरू जी को कि अगर एक्सेशन के पहले आपने सेना को भेजा तो रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की आ जाएगी। मगर पटेल साहब ने और पंडित नेहरू ने कहा एक साथ मिलकर के कि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और 26 अक्टूबर के पहले भारत की सेना वहां भेजी गई। ये इतिहास में बातें दर्ज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, ये तो इतिहास की बातें हो गई कि वो कांग्रेस। अब हम मौजूदा दौर में आ जाएं, सैफुद्दीन सोज पर बात करने। अभय दुबे साहब, सैफुद्दीन सोज साहब,
हाँ, इस बिल्कुल, तरह की बयानबाजी करने के बावजूद भी अभी तक आपकी पार्टी में बरकरार क्यों हैं? सोच साहब जिन्होंने इस सारी डिबेट की शुरुआत कर दी, फिजूल की डिबेट आपकी अल्फाजों में, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? सीधा सवाल मैं पूछता हूं कि अरे एचवी शेषाद्री जो पटेल साहब को जिम्मेदार बताते बंटवारे का, आरएसएस के स्टोर से किताब बढ़ती है, उन पर क्या एक्शन लिया इन्होंने? अगर पटेल साहब को ऑन करते हैं, हमने कहा वो उनकी व्यक्तिगत किताब का विषय है, ये उनको व्यक्तिगत रूप से इस बात को निर्धारित करना है। सर, व्यक्तिगत विचार के नाम से कुछ भी चलेगा क्या? वो परवेज मुशर्रफ की सोच के साथ हो जाते हैं कश्मीर में और एक्शन नहीं होगा। अरे अरुण, नहीं, देखिए गलत, उन्होंने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ की सोच होगी, लेकिन आज ये संभव नहीं है। वो बात मीडिया ने दबा दी है। जायज ठहरा रहे हैं आप? राहुल गांधी सैफुद्दीन सोच के आजादी वाले बयान को जायज ठहरा रहे हैं आप दुबे साहब? पैसे आपको मिले हैं सैफुद्दीन सोच को बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल जायज नहीं ठहराया। ये तो मेमोरेंडम ऑटोनॉमी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। आज भाजपा ने मुखौटा लगा लिया है और प्रायोजित ये दुष्प्रचार करने पर आमादा है, क्योंकि इन्होंने आजादी के आंदोलन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं तो आश्चर्य ये होता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। ठीक है सर, सैफुद्दीन इफ्तिखार साहब, ठीक है सर, सबकी बात हो गई। इफ्तिखार साहब, लास्ट कमेंट आपसे, मतलब सैफुद्दीन सोच जो आज बयान दे रहे हैं उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिम्मेदार है, कश्मीर की जो हालत है आज उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। कुल मिलाकर साबित करने की कोशिश यही है। देखिए, हमें एक आवाज होकर सबको ये कहना चाहिए कि हमारा जो ये मुल्क है, हम इसके अंदर एक और तकसीम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। पहली बात। हाँ। आखिरी में जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये है, देखिए कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा मोतबर और मुक़तदिर शख्सियत जो है वो डॉक्टर करण सिंह की शख्सियत है। बदकिस्मती ये है कि इन 70 सालों में डॉक्टर करण सिंह की क़यादत का कतई तौर पे कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मुतालबा करना चाहता हूं कि डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता के अंदर एक नेशनल कमेटी बनाइए जिसमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करिए, और वो शख्स जिसकी आज भी कश्मीर इज्जत करता है, एहतराम करता है, ये आपकी राय है, ये है, और उनको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। कुल मिलाकर लबोलवाब यही है कि कश्मीर पर पटेल वर्सेस नेहरू की डिबेट का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, और दो महान शख्सियतों को तकसीम करके देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।